अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंतहाई हैरान कुन भी है, जिसमें हम लेटेस्ट तहकीक की रोशनी में एहराम मिस्र के हवाले से वो खौफनाक हकायक आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जिसे जानकर आपकी अक्ल भी दंग रह जाएगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बताइए कि क्या एहराम मिस्र में आप एक रात गुजार सकते हैं या गुजारना चाहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 4 गत्ते लें, उनको रियाजी के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बराबर इस तरह काटें कि नीचे से ऊपर तक जाते हुए वो एक तिकोन की शक्ल इख्तियार कर लें, जैसा कि एहराम मिस्र है। एक बात का ख्याल रखें कि इनकी लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क ना हो, बिल्कुल ठीक पैमाइश पर मुश्तमिल तिकोन हो। अब इन चारों को टेप या गोंद से जोड़ लें। एक बात का ख्याल रखें कि इनके चारों कोनों को किसी न किसी समत में होना चाहिए। एक कोना मशरिक में हो तो एक मगरिब में। आप इसके लिए कुतब नुमा की मदद ले सकते हैं। तो लीजिए नाजरीन, एक बड़ा एहराम मिस्र ना सही, एक छोटा सा एहराम मिस्र जरूर तैयार है। यकीन नहीं आ रहा? चलें, कोई बात नहीं। 2 गिलास दूध लें, एक को अपने बनाए हुए एहराम के नीचे रखें और एक साथ ही खुली फिजा में रख दें। आप देखते रहें, जैसे ही बाहर रखा हुआ दूध खराब हो जाए तब एहराम के अंदर वाला गिलास उठाकर दूध को देखें तो वो बिल्कुल तरोताजा होगा। जी हाँ नाजरीन, एहराम नुमा इमारत कोई भी कहीं भी क्यों ना हो, वक्त वहाँ पर धीमा हो जाता है। अब भी तजर्बा से यकीन नहीं आ रहा तो कोई सब्जी लें, उसके साथ भी तजर्बा कर लें। एहराम वाली सब्जी उस वक्त भी तरोताजा होगी जब एहराम के बाहर रखी हुई सब्जी खराब हो चुकी होगी। इस तरह आप मुख्तलिफ चीजें एहराम के नीचे रखकर तजर्बा कर सकते हैं। आप अपने आप को तजर्बे के लिए क्यों पेश नहीं करते? जी हाँ, एक बड़ी एहराम नुमा इमारत बनाएं, उसके नीचे सोकर देखें। अगर आप बेख्वाबी के मरीज थे या फिर सोते हुए डरावने ख्वाब आते थे, अपनी बढ़ती हुई उम्र से परेशान हैं, जल्दी मरना नहीं चाहते, कुछ अरसा एहराम के नीचे सोने के बाद आप खुद को इन तमाम बीमारियों से दूर होता महसूस करेंगे। इंसान मौत को शिकस्त तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ अरसे के लिए टाल तो सकता है। जी हाँ नाजरीन, 3 साइंसदानों ने एहराम के नीचे सोकर जिंदगी गुजारी। सबकी मौत 80 साल की उम्र के बाद हुई और तंदुरुस्ती में हुई और तबई मौत थी। ये कैसे हो सकता है कि मिस्र का हुस्न दुनिया भर में मशहूर हो और एहराम में औरतों के लिए कोई खास बात ना हो? नाज़रीन, एहराम के नीचे 15-20 दिनों के लिए पानी रख दें। अब पानी उठाकर चेहरे का हल्का सा मसाज करें, आपका चेहरा दमक उठेगा, छाइयाँ दूर हो जाएंगी और मेकअप पर रकम जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्द हजरात भी इस ऑफर से फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं इस इमारत की बनावट पर। बनावट में रियाजी का एक ऐसा बेहतरीन उसूल इस्तेमाल किया गया है, रियाजी के उसूलों को देखकर जदीद साइंस भी शशदर रह गई है और साइंसदानों की जबानें बंद हो गई हैं। नाज़रीन, आज एक सुपर कंप्यूटर को जब एक एहराम का डिजाइन तैयार करने का काम दिया गया तो एहराम का डिजाइन और इस्तेमाल किए गए रियाजी के उसूल इतने पेचीदा थे कि सुपर कंप्यूटर को सिर्फ डिजाइन बनाते हुए 1000 घंटे लग गए। अब सोचिए कि सैकड़ों टन वजनी पत्थर, जिनमें से कमोबेश एक पत्थर का वजन एक हाथी के बराबर था, उसको इस महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया। इन सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को इस महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया कि इनका दरमियानी फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। तस्वर करें कि सैकड़ों टन वजनी पत्थर और जोड़ों के दरमियान इतना फासला भी नहीं कि एक सुई अंदर जा सके, तो यकीनन आप हैरान होंगे। एहराम का नाम सुनते ही हमारे दिल में एहराम में मिस्र का नाम फौरन आ जाता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये एहराम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। चीन से लेकर शुमाली अमेरिका तक और हत्ता के समुद्रों के अंदर भी कई इमारतें एहरामों की शक्ल में मिली हैं। खुद मिस्र के अंदर 100 से ऊपर एहराम मौजूद हैं, लेकिन मिस्र में काहिरा से बाहर गजा के मुकाम पर 3 एहरामों का ग्रुप खोफो, खाफरा और मेनकारा दुनिया के अजायब में पहले नंबर पर है। नाज़रीन, गजा में सबसे बड़ा हरम खोफो या फिर च्यूपस का है, जो कि 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसका अंदाजा यूं लगा लें कि ये 16 फुटबॉल ग्राउंड जितना है। इसकी इब्तदा में बुलंदी 482 फीट थी, जो एक मंजिल गिरने के बाद अब अंदाजन 450 फीट रह चुकी है। इसकी चौड़ाई 755 मुरबा फीट है और इसकी तामीर में 25 लाख चूने के पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें हर पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 300 टन तक जा पहुंचता है। नाज़रीन, इनकी तारीख तकमील अंदाजन 2600 से लेकर 3000 कबले मसीह की बयान की जाती है। एहराम में मिस्र की बुनियाद चौकोर है, लेकिन इसके पहलू ट्रायंगल हैं। ये तिकोने ऊपर जाकर एक नुक्ते पर मिल जाती हैं।
हर जाविया बिल्कुल सीध में मौजूद है। एक दीवार शुमाल की जानिब बिल्कुल उमूद में है और कहा जाता है कि खौफों का एहराम 20 साल के अरसे में तैयार हुआ था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को एहराम से 800 किलोमीटर दूर मौजूद शहर असवान से लाया जाता था। हर फिरौन अपने लिए अलग अलग एहराम तामीर करवाता था और उसकी लाश को मरने के बाद हनूत मम्मी बनाकर एहराम के वस्त लेकिन निचले हिस्से में रख दिया जाता और उसका खजाना भी साथ ही रखा जाता ताकि आइंदा जन्म की सूरत में बंदा घाटे में न रहे। नाज़रीन, अगर खौफों के एहराम को 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई में काटा जाए तो पूरे फ्रांस के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। इन एहरामों की सबसे खास बात यह है कि इनका दर्जा हरारत हमेशा जमीन के औसत दर्जा हरारत के बराबर रहता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे आंधी हो, बारिश हो, गर्मी या फिर सर्दी, अंदर का मौसम मुस्तकिल रहता है। 3800 साल तक इसके सर पर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का ताज सजा रहा, जो लंकन कैथेड्रल ने तोड़ा, जिसकी बुलंदी 160 मीटर है। एहराम के बारे में सबसे पहले जिक्र हमें यूनानी तारीखदान हेरोडोटस करते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने तकरीबन 450 बरस कबले मसीह में मिस्र में कदम रखा और वहां के लोगों को बतौर गाइड साथ लेकर एहरामों का मुआयना किया और गाइड्स के इल्म के मुताबिक ही उन्होंने अपनी किताब लिखी। लेकिन एक बात याद रखें, मिस्री गाइड्स इंतहा के झूठे होते हैं और हेरोडोटस खुद भी दरगोगोई से पाक नहीं था, क्योंकि अक्सर तहरीरों में वो दिलचस्पी के लिए झूठ भी घड़ता था। नाज़रीन, हेरोडोटस के मुताबिक तकरीबन 1 लाख मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर 20 साल के अरसे में खौफों के एहराम की तामीर मुकम्मल कर दी। हर वक्त 20,000 मजदूर काम करते थे। हर घंटे में 2 से 3 पत्थर लगाए जाते थे। हर तरह तकरीबन 30 लाख पत्थरों से एहराम की इमारत मार्ज़े वजूद में आई। कुछ मजहबी हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो आपको बताते चलें, अहमद रजा खान बरेलवी ने कहा कि इनकी तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 बरस पहले हुई। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उस रोज अजाब तूफान नाजिल हुआ। पहली रजब थी और बारिश भी हो रही थी और जमीन से भी पानी उबल रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार फरमाई, जो कि 10 रजब को तैरने लगी। उस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे, जिसमें 2 नबी यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रख लिया था और उनके एक जानिब मर्द और दूसरी जानिब औरतें बैठी थीं। पानी इस पहाड़ से, जो सबसे बुलंद था, 30 हाथ ऊंचा हो गया था। 10 मुहर्रम को 6 माह के बाद सफीना मुबारक जूदी पहाड़ पर ठहरा। सब लोग पहाड़ से उतरे और पहले जो शहर बसाया उसका नाम सूक समानीन रखा। ये बस्ती जबले नहावत के करीब मुत्तसिल यानी मूसल शहर जो इराक में है उसके बिल्कुल साथ है। इस तूफान में 2 इमारतें मिसले गुम्बद और मीनारा बाकी रह गईं, जिन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा। उस वक्त रुए जमीन पर सवाए इन 2 इमारतों के और कोई इमारत नहीं थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 5750 साल यानी पौने 6000 साल पहले के बने हुए हैं कि इनकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आफरीनिश को 7000 बरस से कुछ ज्यादा हुए। अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखा कि ये कौम जिन्नात की तामीर है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले यानी 60,000 बरस जमीन पर वो कौम रह चुकी है। गर्ज उनका नुक्ता नजर ये है कि एहराम का बनना सब जिन्नात की कारस्तानी है। अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को इतनी बड़ी इमारत की तामीर क्यों करना पड़ी, वो भी इंसानों से पहले। फिर उसके बाद उनकी कोई ऐसी तामीर नजर क्यों नहीं आई जिनके बारे में कहा जा सके कि जिन्नात की बनाई हुई है। बैतुल मक़दस के बारे में अगर कहा जाए कि वो जिन्नात की बनाई हुई है तो जबरी तौर पर बनवाई गई, यानी कि एक हुक्म पर बनाई गई। लेकिन 15 से 20,000 साल पहले जब इंसानी कदम ने जमीन को छुआ तक नहीं था, तब जिन्नात को इस जबरी काम पर किसने मजबूर किया। इसके बाद बात करी मामून रशीद की। उनके बारे में कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको इल्मी और तहकीकी काम का शौक था, और इसके लिए उनकी काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसे एक किताब लिख कर देगा या किसी गैर मुल्की किताब का तर्जुमा अरबी में करके देगा, वो उसे उस किताब के वजन के बराबर सोना देगा और साथ ही किताब में मौजूद इल्मी मवाद के लिहाज से इनाम इकराम से भी नवाजता। इस वजह से दुनिया भर से स्कॉलर्स और साइंटिस्ट मामून रशीद के पास इकट्ठे हो गए। उस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के सामने सरनेगू हो चुका था। जब मामून रशीद को कुछ अजीबो गरीब इमारतों का पता चला और साथ ही ये भी कि इसमें मिस्री बादशाहों को अपने खजाने के साथ दफन किया गया है, मामून रशीद अपने साथ सैकड़ों तहकीकारों को लेकर निकला और आजकल जहां अबू अल होल का मुजस्समा है, जो कि उस वक्त मिट्टी में दब चुका था, उस पर पड़ाव डाला गया। उन्हें सख्त मायूसी उस वक्त हुई कि जब उन्हें एहराम में दाखिल होने का कोई रास्ता ही ना मिला। आखिरकार खलीफा ने एहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया। एहराम इतना मजबूत था कि उस पर कोई चीज भी असर नहीं कर रही थी।
फिर उन्होंने ये तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म करते, फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते जिससे पत्थर तड़क जाते। रोज 1 फीट के हिसाब से आगे का रास्ता बनाने लगे। आखिरकार उनकी पहुंच क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर तक हुई, जहां पर खजाना तो दूर वहां पर मम्मियां भी मौजूद नहीं थीं। मामून रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वहां से चला गया और सारा काम वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। मुकामी आबादी जो पहले तोहम परस्ती की वजह से एहराम के करीब नहीं जाती थी, उन्होंने जब देखा कि कई महीनों से पड़ाव डाले हुए बादशाह पर कोई असर नहीं हुआ तो उनका डर और खौफ खत्म हो गया और फिर एहराम के ऊपर लगे हुए रोगनी टाइलों को भी उतार लिया गया और लूट मार का एक नया बाजार गर्म हुआ। अगर कोई सबूत एहरामों के अंदर बचा भी था तो उसको लूट लिया गया। नाज़रीन, उसके बाद बात करते हैं बुद्धिज्म के हवाले से। बुद्धिज्म में इन एहरामों को खास अहमियत हासिल है। उनके मुताबिक ये एहराम ज़ेरे ज़मीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज है। जब दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आई तो रूहानी पेशवा नीचे चले गए। इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया में उनके रूहानी पेशवाओं की हुकूमत है और उनका मरकजी फर्जी शहर तिब्बत के नीचे है, जहाँ पर दलाई लामा और रूहानियत में आगे बढ़े हुए शख्स हुकूमत करते हैं। अब अगर सवाल किया जाए कि चलो मान लेते हैं कि जब तक जमीन की हालत ठीक नहीं थी तब तक वो नीचे रहते, लेकिन जब जमीन के हालात ठीक हो गए तब वो ऊपर क्यों नहीं आए। नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन ने एहरामों की शोहरत सुन रखी थी। उसने मिस्र पर हमला करके गजा पर कब्जा कर लिया और फिर उसने एहरामों को बुनियाद से खोद कर अंदर जाने का रास्ता खुलवाया। उसके बाद काम रोक दिया और नेपोलियन अकेला अंदर दाखिल हुआ। काफी देर तक वो अंदर रहा। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर काफी गंभीर खामोशी थी। इसने अपने मसाइबीन को सामान उठाकर चलने का कहा। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा और कहा जाता है कि नेपोलियन एहराम के अंदर किसी ऐसी जगह चला गया जहां पर बराह रास्त एहराम की शुआएं पड़ रही थीं। उन शुआओं ने उसके दिमाग की खुफिया सलाहियतों को बेदार कर दिया था और उसने मुस्तकबिल देख लिया था। कहा जाता है कि अपनी मौत से कबल उसने अपने गुलामों को बता दिया था कि अब उसकी मौत आ चुकी है। एक थ्योरी गीली रेत की है जो एक पेंटिंग को देखकर बनाई गई है। उस पेंटिंग में फिरौन की गाड़ी के आगे पानी फेंका जा रहा होता है, गुलाम गीली रेत पर गाड़ी खींचते जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के साइंसदानों ने इस थ्योरी पर अमल करने की कोशिश की तो नतीजा ये निकला कि रेत को गीला करने से कुव्वत के इस्तेमाल में आधी कमी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरीके को सच मान लिया जाए तो सवाल उठता है कि इतने टन वजनी पत्थर को कश्तियों में लादा गया, फिर उसको रेत पर घसीट कर एहराम तक पहुँचाया गया, लेकिन उनको एहराम के ऊपर किस तरह पहुँचाया गया, क्योंकि रेत तो एहराम के एरिया से बाहर थी। और फिर उनको इस तरीके से फिट कैसे किया गया कि उसके इजला में इंच के 10वें हिस्से के बराबर भी फर्क नहीं है और एक कागज को बांध के जोड़ों के दरमियान दाखिल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, एक और थ्योरी है और ये थ्योरी है मारियन क्लेमनस की। इसकी एक तस्वीरी तहरीर जो पेंटिंग की शक्ल में मिली, जिसमें बहुत सारे लोगों ने रस्सियों के जरिए उड़ने वाले परिंदों को कंट्रोल किया हुआ था, जिसके पर काफी लंबे और बड़े थे। पहले तो उनको समझ नहीं आई, लेकिन फिर उनके जहन में ख्याल आया कि शायद एक पतंग को हवा के जोर से काबू किया गया है और इनको एहराम के पत्थर उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से राबिता किया। आखिरकार कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ने उनको स्पॉन्सर कर लिया और उनके साथ एक ईरानी साइंसदान ने काम करना शुरू कर दिया। पहले पहल उन्होंने छोटी पतंगों से पत्थरों को उम्मूद में सीधा करने की कोशिश की तो वो कामयाब हुए। फिर उन्होंने कुछ टन वजनी पत्थरों के साथ तजर्बात किए और हवा की स्पीड उस वक्त 20 से 30 नॉटिकल होने के बावजूद उन्होंने कई टन वजनी पत्थरों को उम्मूद में खड़ा करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इनको हवा में उड़ाने के काबिल ना हो सके। नाज़रीन, इस तरह ये थ्योरी भी थ्योरी ही रही। और अब चलते हैं एक हैरत अंगेज तजर्बे की तरफ। पोर्शे मिलर हिटलर एक जर्मन माहिर फल्कियात था। दूसरी जंग अजीम से पहले जर्मनों को मिस्र में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो छुप छुपा कर एहरामों तक पहुंच गया। काफी अरसे तक किंग चैम्बर में रहने के बावजूद उसे कोई काबिल जिक्र बात नहीं मिली, सिवाय उन पेंटिंग्स के जो दीवारों पर बनाई गई थी। एक दिन वो छत का मुआयना कर रहा था कि उसे एक सुराख मिला जो खुशकिस्मती से टेढ़ा होने की वजह से बंद नहीं हुआ था। पहले उसने सोचा कि ये सूरज की रोशनी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल शुमाल में था जहां सूरज की रोशनी कभी आ ही नहीं सकती। उसने बाकी 3 एहरामों का मुआयना किया, वहां भी इसी तरह के सुराख मौजूद थे, लेकिन मिट्टी की वजह से बंद हो चुके थे। मुल्लर ने लोहे की सुलाखों से उनको दोबारा खुलवाया। इस दौरान जर्मनों पर सख्ती होने लगी और वो अपना काम अधूरा छोड़कर अमेरिका चला गया और वहाँ की शहरियत हासिल कर ली। इस दौरान वो पिरामिड से जुड़ी हर किताब का मुतालिया करता रहा। एक दिन उसने एक माहिर फल्कियात का बयान पढ़ा कि मिस्रियों का
किसी इमारत की उम्र मालूम करने का अजीब तरीका कार होता है। वो इमारत में कुतबी तारे की सीध का एक लंबा सुराख बनाते हैं जिसमें अगले साल कुतबी तारा नजर नहीं आता। इस तरह कुतबी तारे का सुराख की सीध से फासले से किसी भी इमारत की उम्र मालूम की जा सकती है। मिलर ये बात सुनकर उछल पड़ा और फौरन वो मिस्र के सफर पर निकल पड़ा। इस बार वो अपने साथ जदीद किस्म के आलात भी लाया था। अब उसने सुराख से कुतबी तारे का फासला नापा और हैरान रह गया, क्योंकि इस तरह खौफो के अहराम की उम्र 15,000 साल बन रही थी, जबकि बाकी दोनों अहरामों की उम्र 14,800 और 14,500 बन रही थी। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिस्री इन तख्लीकात के बानी नहीं थे? क्योंकि मिस्री तो आज से 5,000 साल पहले ही दरिया नील के किनारे आबाद होना शुरू हुए थे। उन्होंने अपनी तहकीकात की, सच्चाई परखने के लिए साथ ही छोटे पिरामिड की उम्र नापने का फैसला किया, जिसकी उम्र का तखमीना 3,000 साल कबले मसीह लगाया जाता था। उसने उनके सुराख से कुतबी तारे का फासला नापा और नाकाबिले यकीन मंजर सामने आ गया। उस पिरामिड की उम्र वाकई को 3,000 साल कबले मसीह बन रही थी। फोर्शे मिलर हिटलर कोई तारीख दान तो नहीं था, बल्कि वो एक माहिर फल्कियात था। उसने अपना काम उधर ही खत्म कर दिया, लेकिन उनकी तहकीक ने अपने पीछे कई सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस्लामी मौरखीन के मुताबिक इंसानी जिंदगी आज से 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। अगर इनकी बात सच मान ली जाए तो 15,000 साल पहले इस दुनिया पर जब कोई इंसान नहीं था, तब इन अहरामों की तामीर का जिम्मेदार आखिर कौन था? क्या मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इसकी तामीर के जिम्मेदार थे, या फिर उनको किसी खिलाई मखलूक का कारनामा समझा जाए? जब से साइंस तरक्की करती जा रही है, तवील उल उम्री में बायोकॉस्मिक एनर्जी के तजर्बात पर यकीन बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं पैटफ्ले नेगन की, जिसको इस बात का यकीन था कि अहराम बायोकॉस्मिक एनर्जी का खजाना है, और उस वक्त की तरक्की याफ्ता कौमें जिन्होंने अहरामों की तामीर इसलिए की कि वो इससे बायोकॉस्मिक एनर्जी का जखीरा हासिल करें, वो कामयाब हो गए। और अभी तक इस कौम के अफराद मौजूद हैं जिनको मौजूदा दौर में UFOs की शक्ल में देखा जा सकता है। खैर, उनकी थ्योरी सच हो ना हो, लेकिन UFOs को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हुकूमतों के झटकाने के बावजूद उड़न तश्तरियां अपनी मौजूदगी पूरी दुनिया में साबित कर चुकी हैं। अब बात करते हैं क्यूग्लिया की, जो कि 19वीं सदी के अवाइल में मिस्र पहुंचा था और अहरामों ने उस पर जादू कर दिया था। उसने अपनी सारी जायदादें फरोख्त कर दी, लेकिन अहरामों के राज को वो ना पा सका। मजदूरों के खुदाई कराते कराते वो कई नए हिस्सों तक पहुंचा, लेकिन उसे कुछ भी ना मिल सका और फिर उसकी दौलत खत्म हो गई और वो अहराम में रहने लगा। गाइड बनकर लोगों को अहराम की सैर करवाने लगा। कुछ अरसे बाद उसे हावर्ड नामी एक मुहिम जो मिला, उनकी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने अहरामों की खुदाई का काम फिर से शुरू कर दिया। हावर्ड की बदमजाजी की वजह से इस खानदान वाले बड़ी खुशी से उसे अपने आप से दूर रखने के लिए पैसे देने लगे। काफी अरसे तक कुछ ना मिल सका और क्यूग्लिया दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से वापस चला गया, लेकिन हावर्ड वहीं रुका रहा और हर रोज के हालात अपनी डायरी में लिखता रहा। एक दिन खुदाई के दौरान उसको एक नया कमरा मिला जहां पहले कोई दाखिल नहीं हुआ था। उस कमरे में काफी नायाब तस्वीर के साथ फिरौन शीओप्स का नाम खुदा हुआ मिला। फिरौन शीओप्स की पेंटिंग गजा के हजारों मील दूर एक गार में भी मिल चुकी थी और शीओप्स नामी फिरौन खोफो से काफी पहले गुजर चुका था। अगर अहराम खोफो ने बनवाए थे तो अहराम के दूर दराज के कमरे में फिरौन शीओप्स की बाकियात का मिलना क्या मानी रखता है? नाज़रीन, हावर्ड इसके बाद वापस चला गया और उसने एक किताब लिखी, ऑपरेशन कैरेड ऑन 8 पिरामिड गजा इन 1837, जिसमें उन्होंने अपने शब रोज बयान किया और अपनी तहकीक लिखी। एक बात याद रखिए, मिस्री सिर्फ कांसी के इस्तेमाल से वाकिफ थे, वो लोहे से नाशना थे। यही कुछ उसूल को मद्देनजर रखकर 2007 में नौजवान माहिरीन की एक टीम ने तजर्बा करना चाहा कि कांसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ चट्टानों को तराशा जाए और फिर उनको अहरामों तक ले जाया जाए। उन्होंने इसका बजट $10 मिलियन रखा, जो कि खुशकिस्मती से एक टीवी चैनल और पिरामिड कारपोरेशन का स्पॉन्सर किया हुआ था। गर्ज उन्होंने पुराने दौर को मद्देनजर रखकर तमाम औजार पुराने इस्तेमाल किए। कुछ चट्टानों को तराशते तराशते इतनी कांसी इस्तेमाल हुई कि उनके ख्याल के मुताबिक पूरी दुनिया की कांसी भी एक अहराम की तामीर के लिए नाकाफी होगी और चट्टानों को अहरामों तक पहुंचाकर ही उनका बजट खत्म हो गया और यूं उनका ऑपरेशन नाकाम रहा। नाज़रीन, डॉक्टर जेसोप जो UFOs के बहुत बड़े हामी थे, वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बने हुए अहरामों को खलाई मखलूक का बना हुआ समझते थे। उनके ख्याल में मिस्रियों में क्या पूरी दुनिया में ऐसी काबिलियत थी ही नहीं कि वो इस तरह की इमारतों की तख्लीक कर सकते। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि अहराम मिस्र मशहूर हैं, लेकिन अहराम या अहराम नुमा इमारतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जनूबी अमेरिका, जहां पर उनकी तहजीब की शुरुआत हुई थी, वो इलाका भी अहरामों से भरा हुआ है। वहां पर कई अहराम ऐसे हैं
जिनकी ऊंचाई उनकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है। सीढ़ीदार एहराम पत्थर की रगड़ की कुव्वत से बनाए गए 250 टन वजनी पत्थर को सतह जमीन से 6000 फीट ऊपर ले जाना आज के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर के बस की बात भी नहीं है। हाँ, हवाई जहाज इतना वजन उठा सकते हैं, लेकिन मतलूबा मुकाम तक बिल्कुल दुरुस्त सम्त में पहुंचाना उनकी औकात से भी बाहर है। हद ये है कि 250 टन वजनी पत्थरों को 6000 फीट की बुलंदी तक पहुंचाया गया और फिर उनको एक दूसरे के ऊपर 2-2 किलो वजनी पत्थरों को जिस तरह रगड़ा जाता, इस तरह रगड़ कर नीचे वाले पत्थर को प्याला नुमा और ऊपर वाले पत्थर को गोलाई की शक्ल देकर इस तरह जोड़ दिया जाता है कि उनके दरमियान इंच के 10वें हिस्से के बराबर भी जगह नहीं बचती। नाज़रीन, याद रहे कि ये पत्थर सैकड़ों टन के थे। जनूबी अमेरिका में मौजूद सैक्साहुमान का किला भी कुछ इसी उसूल पर बनाया गया। एहराम चीन में भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत दूर दराज के इलाकों में होने की वजह से ज्यादा मशहूर नहीं है और जो एहराम दरियाफ्त हुए हैं वो भी इत्तफाकिया हैं। एक अमरीकी सियाह रॉबर्ट 50 दिन छकड़े से सफर करने के बाद एक कस्बे में पहुंचा तो उसने वहां पर पक्की ईंटों से बना हुआ एहराम देखा, जो कि 4 मील के रकबे पर फैला हुआ था। ये इलाका चीन के दूर दराज के सूबे शीशान में था। जिससे दिलचस्प बात यह है कि बरमूदा के समुद्र में भी एक एहराम दरियाफ्त हुआ है। नाज़रीन, याद रहे कि ये इलाका 10,000 साल पहले समुद्र में डूब चुका था और अब बरमूदा का इलाका उड़न तश्तरियों के हवाले से काफी शोहरत रखता है। मैं आपको यूएफओ से मुतालिक बताता चलूं कि यूएफओ मुखफ़फ़ है अंग्रेजी के हरूफ अनडिफाइंड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का, मतलब ऐसी चीजें जो इस दुनिया की ही नहीं है। उड़न तश्तरियां बेआवाज होती हैं और उनकी स्पीड को आवाज की रफ्तार से भी 13 गुना तेज रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, बात हो रही थी डॉक्टर जैसोप की, जिन्होंने उड़न तश्तरियों को एहरामों की तामीर से जोड़ा और वो हर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते हैं और अपनी तहकीक पर उठने वाले सवालात के जवाबात देने लगे। लेकिन इस दौरान अमरीकी हुकूमतों ने यूनिवर्सिटियों को डॉक्टर जैसोप के लेक्चर न लेने की हदायत की। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि खालिस इल्मी और तहकीकी काम हुकूमत की नजरों में क्यों खटकने लगा। डॉक्टर जैसोप ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारे अखबारात और मैगजीन के जरिए अपना मौक़िफ़ दूसरों को सुनाने लगे। लेकिन इसी दौरान उनकी गैर मतवक्को मौत वाक़ हो गई। अप्रैल 1967 की एक रात को डॉक्टर जैसूप अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। उनकी गाड़ी के धुएं वाले सलेंसर को एक पाइप से जोड़कर गाड़ी के अंदर पाइप को लाया गया और उनकी मौत दम घुटने से हुई। पुलिस ने उस केस को खुदकुशी का केस करार देकर बंद कर दिया। उनकी गैर मतवक्को मौत और हुकूमत का उन पर काम रोकने का दबाव अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। खैर, कभी न कभी तो सच आश्कार होगा। जाते जाते नाज़रीन, आपको एक दिलचस्प हकीकत बताता चलूं कि मिस्र के 3 बड़े एहरामों में से एक्सरे नहीं गुजरती, जबकि वहां मौजूद बाकी तमाम एहरामों में एक्सरे गुजर जाती है और अंदर का कच्चा चट्टा निकाल कर रख देती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।